नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अब चुनावी सीजन है, रैलियों का दौर जारी है, वादों और दावों की झड़ी अभी से लग गई है। जनता को रिझाने और सत्ता पाने के लिए ताबड़तोड़ ऐलान भी हो रहे हैं। रविवार को जन आक्रोश रैली के मंच से भूपेंद्र हुड्डा ने फिर से वादों को दोहराया है। सत्ता में आए तो 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देंगे। इनेलो ने भी 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन करने का वादा किया, हर युवा को रोजगार का वादा किया। तो आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपनी किस्मत आजमा रही है और दिल्ली की तर्ज पर फ्री बिजली का वादा कर रही है। अब सवाल यह है कि चुनावी वादों पर आके जनता कितना भरोसा करेगी या फिर क्या सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये घोषणाएं की जा रही हैं। तो मैं क्या कहता हूं भाई, हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की तो हम क्या करेंगे भाई। सबसे पहले काम तो मैं करूंगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं इनकी पेंशन 6,000 रुपए करूंगा। और जो ये हमारी बहन बेटियां बैठी हैं भाई, यहाँ मातृशक्ति बैठी है। आजकल जो है रोटी तो चूल्हे पे तो बहुत कम सिलेंडर चाहिए ना। तो सिलेंडर जब कांग्रेस की सरकार थी 400 का था, इवन न कर दिया 1150 का। अगर हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा, इससे फालतू नहीं मिलेगा। और हर परिवार को है उनके बिजली का भी टंटा है। हमारे और बड़े कारखाने जहां बिजली का हम ले लेंगे भाई, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। अब कांग्रेस ने जो चुनावी रैलियां शुरू करी हैं उसमें क्या वादे कांग्रेस कर रही है ये आपको ग्राफिक के जरिए भी बताते हैं। देखिए, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी, कांग्रेस की ओर से वादा किया गया है। सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने कही कि 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की जाएगी, ये वादा भी किया गया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, ये वादा भी कांग्रेस ने अपनी रैलियों के दौरान शुरू कर दिया है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात भी कांग्रेस ने कही है। तो कुल मिलाकर के ये बातें हैं जो कि हालांकि भूपेंद्र हुड्डा इसके पहले भी कहते रहे, आज फिर से उन्होंने दोहराया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, ये बात भी उन्होंने रैली के दौरान कही। फिर गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट भी देंगे, ये वादा भी चुनावी वायदे के तौर पर किया जा रहा है। तो ये कुछ अहम बातें हैं, कुछ चुनावी वायदे हैं जो कि कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें बुढ़ापा पेंशन की बात है, फ्री में सिलेंडर की बात है। आप देखिए, इनेलो के चुनावी वायदे भी देख लीजिए। फ्री में सिलेंडर इनेलो के द्वारा दिया जाएगा, ये वादा है। 7500 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे, ये इंडियन नेशनल लोकदल ने वादा किया। और सभी युवाओं को नौकरी देंगे, ये वादा भी इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा किया गया है। तो ये इनेलो के चुनावी वादे हैं। तो कांग्रेस जहां एक तरफ 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात कह रही है, तो इनेलो ने आपने देखा कि किस तरीके से 7500 की बात की। अब देखिए, आम आदमी पार्टी का चुनावी वायदा क्या है। मुफ्त में 24 घंटे बिजली देने की बात आम आदमी पार्टी के द्वारा कही गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं को बेहतर करेंगे, ये वादा आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया है। तो सभी पार्टियां जो भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं, सभी के द्वारा आप देखिए कि इस तरह से जो वायदे हैं वो किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन वायदों पर जनता कितना भरोसा करती है और ये जो वायदे किए जा रहे हैं, जनता इनमें से किसके साथ खड़ी होती है, अब यही देखना होगा। क्योंकि समय चुनावों में अब ज़्यादा नहीं है, ऐसे में वायदे सभी पार्टियों के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन इन वायदों के जरिए जनता को कितना साध पाते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी दौर है, पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ, अपनी अपनी तैयारियों के साथ जनता के बीच में जा रही हैं। लेकिन अब जनता को यह तय करना है कि इन वायदों के साथ, इन घोषणाओं के साथ वो किन पार्टी के ऊपर भरोसा करती है या किस पार्टी के साथ वो खड़ी होती है, यही देखना होगा। हालांकि अपनी अपनी तरह से जो कोशिशें हैं वो सभी पार्टियों के द्वारा की जा रही हैं। कुछ चीज़ें आपको इसमें कॉमन दिख रही हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन की बात देखिए इंडियन नेशनल लोकदल भी कर रही है, कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी की गई है। गैस सिलेंडर की बात मुफ्त में यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल ने कही तो 500 रुपये में कांग्रेस के द्वारा कही गई। मुफ्त बिजली की बात तो कांग्रेस पार्टी ने भी कही, आम आदमी पार्टी भी कह रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही गई। गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की बात भी कांग्रेस पार्टी ने कही है। तो कुछ कॉमन आप देख रहे हैं कि चीज़ें वायदों में दिख रही हैं, तो फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग आपको दिख रही हैं कि पार्टियों के द्वारा जनता को रिझाने के लिए या पार्टी के द्वारा जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए इस तरह की जो घोषणाएं हैं, इस तरह के जो वायदे हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अब जनता के बीच में जाकर के पार्टियां अपनी बात को रखने की कोशिश कर रही हैं, चाहे
संवाद के कार्यक्रम हो, चाहे आक्रोश रैली के माध्यम से हो, चाहे आप देखिए कि अलग अलग यात्राओं के माध्यम से हो, जनता के बीच में पार्टियां जा रही हैं और अब जनता को कौन कितना इन वायदों के जरिए रिझा पाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण होगा। और जनता इन वायदों में किसके साथ खड़ी होती है या किस पार्टी के साथ वो इस बार चुनावों में जाती है, ये देखना होगा। क्योंकि पहले लोकसभा के चुनाव और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और समय अब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी बहुत ज़्यादा अंतराल पर नहीं होंगे। तो इसलिए तैयारियां दोनों तरह से आप देख रहे हैं कि पार्टियां कर रही हैं, चाहे विधानसभा चुनाव के लिहाज से आप देखें या फिर लोकसभा चुनावों के लिहाज से, दोनों ही तरह से पार्टियां तैयार हैं। और इसीलिए इस तरह के जो वायदे हैं वो किए जा रहे हैं, चाहे संगठन की मजबूती के प्रयास हों, रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ने की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रैली करने की बात हो। पार्टियां अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी रणनीति के साथ अपनी अपनी कोशिशों में लगी हैं, लेकिन चुनावी वायदों पर जनता कितना भरोसा करेगी इस बार ये देखना होगा। क्योंकि पार्टियां अपनी तैयारियां कर चुकी हैं, पार्टियों ने अपने जो रणनीति है उसको तय कर लिया है, पार्टियों ने अपने जो वायदे हैं उनको तय कर लिया है और वो जनता के बीच में जाके रखे जा रहे हैं। और उसी कड़ी में ये कुछ अहम बातें हैं जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अब देखना यह है कि इन वायदों में जनता का कितना भरोसा है या जनता कितना कनेक्ट हो पा रही है इन वायदों के साथ, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए आप देख रहे हैं कि लगातार जो पार्टियां हैं वो रणनीतिक तौर पर जनता के बीच में जाकर के इन बातों को कह रही हैं। और अब जनता इनमें से किसके साथ जुड़ती है, जनता किसके साथ खड़ी होती है, आज थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये वायदे चुनावों से पहले आप देखते हैं कि हमेशा इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो करती हैं, लेकिन इनमें से जनता किसको वोट करती है, जनता किसको चुनती है, ये अंत में तय होता है। जब वोट होता है और उसके बाद तय होता है कि जनता आखिर इन वायदों पर कितना भरोसा कर रही है। तो आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं कि ये जो चुनावी वायदे किए जा रहे हैं या फिर जनता के बीच में जाकर के जो ये बातें कही जा रही हैं कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो ये करेंगे, इस पे जनता कितना भरोसा करने वाली है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय करवाते हैं। प्रवीण अत्रेय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रेय जी, स्वागत है आपका चर्चा में। मनीषा सांगवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीषा सांगवान जी, आपका स्वागत। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत। तो निवान शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवान जी, आपका भी चर्चा में स्वागत है। प्रवीण जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। चूंकि अब चुनावी दौर है, हम लोग देख रहे हैं लगातार वायदे हो रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जिस तरह से जन आक्रोश रैली के दौरान लगातार एक तो सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि आप लोग कोई डिलीवर नहीं कर पाए, एक सबसे अहम बात जो बार बार कौशल रोजगार निगम की उठाते हैं कि हम सत्ता में आए तो उसको भंग कर देंगे, और दूसरा जो वो वायदे कर रहे हैं जिसमें वो बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सिलेंडर फ्री में देने की बात कर रहे हैं, 100 गज के प्लॉट फ्री में देने की बात कह रहे हैं, तमाम तरह के जो वायदे हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? प्रवीण जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए आयुष भाई, अभी आपने शुरुआती पैकेज में आपने बहुत बढ़िया बात कही। आपने कहा था देखना यह है कि जनता इन वायदों से किस तरह से करेक्ट करती है। आयुष भाई, अभी राजस्थान में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, और हमारे विपक्षी मित्र इसी तरह के वायदे राजस्थान में कर रहे थे, मध्य प्रदेश में कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में कर रहे थे। लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया, जनता ने जो वोट दिया, वो हम सबके सामने है। अब सवाल ये है कि ये जो मुफ्त के वायदे करते हैं, जनता उसका उलट जवाब देती है। इसके कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो राजनीतिक दल जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं, उनकी बात को जनता समझ जाती है कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के बरगलाने का प्रयास करते हैं। पहली बात वो कैसे, मैं बता देता हूं। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वायदे आज कर रहे थे, दिसंबर 2018 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ एमएलए हॉस्टल, और वहां पे उन्होंने 2019 के चुनाव से पहले इसी तरह के वायदे किए थे। उन्होंने मुफ्त बिजली देने का वायदा किया था और उन्होंने बाकायदा कर्ज माफी का वायदा किया था। लेकिन जनता ने उनके झूठ को तुरंत समझा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2014 के चुनाव से पहले गोहाना रैली में भी इस तरह के वायदे करती है। क्योंकि जनता बेहतर जानती है और जनता सवाल पूछती है कि जब आप सत्ता में थे, 10 साल आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब आपको प्रदेश की जनता की याद नहीं आती, तब आपको इन बातों की याद नहीं आई। लेकिन आज चुनाव में किस तरह से दाव लग जाए, उसके लिए लगातार झूठ बोल के जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हुड्डा साहब कहते हैं कि साहब हम बिजली मुफ्त दे देंगे। जब हुड्डा साहब सत्ता में थे तो जनता ये सवाल तो पूछती है ना कि साहब तब आप बिजली ही नहीं दे पाते थे। तब हरियाणा के अंदर 2 से 4 घंटे बिजली मिलती थी। हरियाणा का किसान परेशान था, हरियाणा का व्यापारी परेशान था, हरियाणा की गृहिणी परेशान थी, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की बिजली व्यवस्था इतनी लचर थी। और 2014 में
आयुष भाई, केवल 538 गांव ऐसे थे जिसपे कांग्रेस ये दावा करती थी कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब 2014 के बाद सत्ता में आते हैं तो उन्होंने करके दिखाया कि काम करना क्या होता है, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 6000 से ज्यादा गांवों में 24 घंटे बिजली मिलती है। आयुष भाई, हुड्डा साहब कह रहे थे मुफ्त प्लाट दे देंगे। हुड्डा साहब ने 2014 में भी यही बातें की थी और अपने कार्यकाल में जो घोषणा की थी मुफ्त प्लाट देने की। हिसार में गांव है 7 रोड, आयुष भाई, आज तक वहां के लोग अपने प्लाट ढूंढ रहे हैं जो हुड्डा साहब ने कहा था कि आपको मुफ्त दिया है। प्लॉट नहीं मिले उनको, आज तक वो ढूंढते फिर रहे हैं प्लॉट है कहां। क्योंकि आप कांग्रेस का काम है झूठ बोलो, बरगलाओ और जनता का किसी तरह से वोट ले लो। लेकिन अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और अब मनोहर लाल जी ने एक ऐसी नजीर सामने रख दिया है कि जनता तुलना करती है। अभी हुड्डा साहब कह रहे थे पेंशन की बात कि साहब हम 6000 पेंशन कर देंगे। देखिए कमाल ये है आयुष भाई, जो लोग सत्ता में रहते 500 रुपए से ज्यादा पेंशन नहीं दे सके वो कहते हैं 7500 दे देंगे, और जो सत्ता में रहते हुए 1000 से ज्यादा नहीं दे सके वो कहते हैं साहब 6000 दे देंगे। लेकिन जनता ये तो पूछेगी कि जब आप सत्ता में थे तब आपका हाथ किसने रोका था, तब आपने क्यों नहीं दे दी थी। लेकिन आप जैसे ही सत्ता से दूर हुए और झूठ बोलना शुरू कर दिया। हुड्डा साहब ने अपने 10 साल के कार्यकाल में मात्र 500 रुपए की बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की थी आयुष भाई, और वही हुड्डा साहब आज स्टेज पे खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये है असलियत कांग्रेस की और इन कांग्रेसी नेताओं की। ठीक है। इसके अलावा जो आपने अभी कहा कि जो हमारे दूसरे विरोधी राजनीतिक दल हैं, मैं बड़ा सीधा सा कहूंगा, आम आदमी पार्टी के बारे में 2 बात कह लेता हूं। साहब इन्होंने शिक्षा का बहुत ढिंडोरा पीटा, अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा। आप जानते हैं कि किस तरह से स्कूल के अंदर जो कमरे बनाए थे उसके घोटालों की जांच चल रही है, आपके सामने ही है। और इन्होंने स्वास्थ्य का ढिंडोरा भी ऐसे पीटा था, आपके सामने है कि आज जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका घोटाला सामने आ गया। उसमें इलाज के नाम पे किस तरह से घोटाला हुआ, दवाई के नाम पे किस तरह से घोटाला हुआ, अभी ताजी खबर है। तो जिन लोगों का सोच केवल भ्रष्टाचार घोटालों तक सीमित है, जिन लोगों की सोच झूठ और भ्रम फैलाने तक सीमित है, जनता उनकी असलियत को पहचान चुकी है आयुष भाई। इसलिए जनता इनकी इन वायदों, चलिए आप कह रहे हैं कि ये झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, ठीक है। मैं मनीषा जी का रुख करता हूं। मनीषा जी, ये वायदे आप कर रही हैं, कैसे आपको लग रहा है कि जनता इस पर कनेक्ट करेगी? क्योंकि अभी हाल में ही कुछ जगहों पर जहां चुनाव हुए ऐसे ही वायदे वहां पर भी आपने किए लेकिन जनता आपके साथ आई नहीं। मनीषा जी, हरियाणा में ऐसा क्यों होगा? मनीषा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, मनीषा जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अमनदीप जी का तब तक रुख करता हूं। अमनदीप जी, जो चुनावी वायदे आप लोग कर रहे हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है जनता कनेक्ट होगी आपके साथ? जी आयुष जी, बिल्कुल। ये जो चुनावी वायदे हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, आपने सभी पार्टियों के चुनावी वायदों को बताया, तो इनका जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, जो इनकी नींव है, वो केवल मात्र चौधरी देवीलाल के राज से शुरू हुई है, इंडियन नेशनल लोकदल के राज से शुरू हुई। जो लोग ये कहा करते थे चौधरी देवीलाल को कि भाई कैसे बुढ़ापा पेंशन लागू कर सकते हैं इस प्रदेश के अंदर, तो कैसे ये पॉसिबल हो जाएगा, उन्होंने वो करके दिखाई। आज वो जो नींव, आज ये वादों की जो जड़ी लगा रहे हैं, वो उसी बुढ़ापा पेंशन के ऊपर लगा रहे हैं जो चौधरी देवीलाल ने करके दिखाई। दूसरी बात, हमारा प्रदेश इस समय सबसे नंबर 1 पर है बेरोजगारी के अंदर। इसका ये मतलब है आयुष जी कि सबसे ज्यादा युवा योग्य है हमारे प्रदेश के अंदर, युवा शिक्षित है हमारे प्रदेश के अंदर। वो उसका श्रेय जाता है हमारी अच्छी शिक्षा व्यवस्था को, जो पूर्व की सरकारों में रही है। कोई 14 वाली के बाद वाली सरकारों में नहीं, उससे पूर्व की सरकारों में रही है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज हो, चौधरी देवीलाल का राज हो, मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूं कि अगर बेरोजगारी दर को कंपेयर किया जाए तो आज तक इतनी कम बेरोजगारी दर कभी नहीं हुई है। चाहे वो प्राइवेट संस्थानों में रोजगार की बात हो, चाहे सरकारी संस्थानों में रोजगार की बात हो। इससे एक बात बड़ी साफ होती है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को विश्वास है कि अगर कोई रोजगार देता है तो वो केवल मात्र इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी देती है। आज जो लोग कहते हैं कि पर्ची बिना खर्ची के चल रही है, आज उठा करके देखिए कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर तो नौकरियां मिली हैं, और उनमें से भी 90% जो है नौकरियां वो दूसरे प्रदेश के युवाओं को मिली है। हरियाणा प्रदेश के हितों को बिल्कुल जो है सुरक्षित नहीं रखा गया है, उनको बिल्कुल कुठारघात किया हरियाणा के युवा के साथ। तो आयुष जी, ये सारे वायदे हैं जो घूम फिर करके, मैं ये फिर बार बार कहना चाहूंगा कि हमारी ही पार्टी की नींव पर बनाए गए हैं। और जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, आप चाहे सर्वे में देखिए
इन वायदों को लेकर के हमारी पार्टी के साथ है। और हमारे पास तो नेता ये है कि भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जिनके बारे में कह सकते हैं, मतलब कोई दूसरी राय नहीं, कि अगर उन्होंने कोई वायदा कर दिया है तो यानी कि वो अपनी गर्दन कटवा सकते हैं, अपने वायदे से नहीं मुकर सकते। ये वायदे जो लेकिन भी अमनदीप जी भाई देखिए, वायदे पार्टी तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी चुनाव में गए होंगे तो आपने जनता से कुछ कहा नहीं होगा या कोई वायदे नहीं किए होंगे कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी तो जनता भरोसा नहीं कर रही है ना। वायदा तो उस समय भी रहा होगा आपका, और नेता भी आपके वही थे। आयुष जी, लगातार देखिए, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल अगर सत्ता से वंचित रही है, अगर सरकार में नहीं आ पाई, वो इसलिए नहीं आ पाई कि लोगों को उनके वायदों पर भरोसा नहीं था। वो कुछ कारण थे, और वो बड़ी जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी लड़ाई है जो पूंजीपतियों के खिलाफ है, जो ऐसी विचारधाराओं के लोगों के खिलाफ है। वो आज से नहीं, चौधरी देवीलाल बड़े लंबे अरसे से लड़ रहे हैं, और वो कोई बड़ी जल्दी उस पर काबू नहीं आ सकता। आज भी हम एक क्षेत्रीय दल है, और जब राष्ट्रीय पार्टियों की बात आती है, जिस तरह से वो धन बल और अपना सब कुछ लगा देती हैं और षड्यंत्र खेलती हैं, तो उनका उन षड्यंत्रों का अमनदीप जी, लगातार यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना कि इस बार आप लोग कितना तैयार हैं, क्योंकि वो परिस्थिति तो इस बार भी ग्राउंड पर होगी जो बात आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह से ये पार्टियां जीतती हैं या लड़ती हैं तो आप कितना तैयार हैं। क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ इन वायदों के जरिए या फिर जो बात आप कह रहे हैं उस पर ही जनता कनेक्ट कर जाएगी, या ग्राउंड पर कुछ है? अमनदीप जी देखिए आयुष जी, अभी तक पूरे प्रदेश के अंदर अगर बाकी पार्टियों की बात करी जाए, सिर्फ हमारी ही पार्टी ने संगठनात्मक जो तैयारी की हुई है, सबसे बड़ा संगठन आज भी हमारी पार्टी का है। और हर रोज आप देखते होंगे लगातार अखबार और मीडिया के माध्यम से तकरीबन हमने 90% अपने संगठन को दोबारा से खड़ा कर दिया है, नए पदाधिकारी बना दिए। और दूसरी बात रही कि अब जो जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने पूरे षड्यंत्र करके देख लिए, हमारे नेताओं को जेल में डाल करके उनको तोड़ने की कोशिश की, हर तरह का हथकंडा अपना लिया। और अब ये जनता के सामने भी क्लियर है कि एकमात्र ऐसी नेता है पूरे देश के अंदर जो नहीं झुकेंगे और नहीं मानेंगे। और ये आपके सामने भी है, जनता के माध्यम सामने भी है। तो इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी तैयारी है, और हम अब हमारे पास कोई डर बचा ही नहीं है। ये जेल का डर दिखाते थे, जेल में भी नेता जा चुके हैं, जेल की सजाएं भी पूरी कर चुके हैं, और फिर वो बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं आपके सामने, और फिर दावा कर रहे हैं कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक युवा को फिर से नौकरी देंगे। चलिए ठीक है अमनदीप जी, हम भी लोग देखते हैं कि इस बार जनता किस तरह से आप लोगों के साथ कनेक्ट होती है। मनीषा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी मनीषा जी, जो वायदे आप लोग कर रहे हैं, आधार इसका क्या नजर आ रहा है कि हरियाणा में ये काम कर जाएंगे या हरियाणा में जनता कनेक्ट हो जाएगी? क्योंकि इसी प्रकार के वादे आपने मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान में किए, लेकिन जनता वहां पर आपके साथ नहीं जुड़ी। यहां पर हरियाणा में क्यों लग रहा है कि जनता इनके साथ खड़ी होगी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी झूठे वादे नहीं करती। अब मैं आपको एक साल पीछे ले जाऊं। पिछले साल दिसंबर के महीने में हिमाचल में हमारी सरकार बनी थी। वहां मेन मुद्दा जो कांग्रेस ने उठाया था वो है पुरानी पेंशन स्कीम का, ताकि रिटायरमेंट के बाद जिस इंसान ने 30 साल अपनी जिंदगी के सरकारी सेवा में बिता दिए, उसका रिटायरमेंट के बाद उसका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके, वो इज्जत के साथ अपनी जो बची कुची जो जिंदगी है उसको व्यतीत कर सके। तो ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम मेन मुद्दा था। और जैसे ही हिमाचल में हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री ने, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर जी, उन्होंने पहली कलम से ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी। उसके बाद मई के महीने में आप आ जाइए, कर्नाटका में हमारी सरकार बनी। और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए, कर्नाटका में हमने जो जो वादे किए थे वो सभी हमने पूरे किए। अब मैं एक एक करके आपको बताऊं। वहां पे हमने वहां की महिलाओं से ये वादा किया गया था, जो महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे है उनको 2,000 रुपए महीने दिए जाएंगे। और 30 अगस्त से वहां पे कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी स्कीम लॉन्च कर दी है। 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2-2 हजार रुपए उनके खाते में आज आ रहे हैं।
एक और हमने वादा किया था कि 200 यूनिट बिजली की मुफ्त दी जाएगी, वो भी हमने वादा पूरा किया, गृह ज्योति स्कीम। तो जो जो वादे हमने किए, हमने एक और वादा किया था कि 10 किलो चावल मुफ्त दिए जाएंगे, वो भी हमने वादा पूरा किया। तो जहां जहां भी हमने जो जो वादे किए वो हमने पूरे किए। अब तेलंगाना में अभी हमारी सरकार बनी है और मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं, जो मेन मुद्दा था वो था सिलेंडर का, कि बहुत महंगाई हो चुकी है, तो 5 महीने सिलेंडर 500 रुपए। मनीषा जी, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ, ये तो एग्जाम्पल्स आपने वो दिए जहां पर आप सत्ता में आ गए, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि जहां आप सत्ता में थे, आप राजस्थान में सत्ता में थे, आप छत्तीसगढ़ में सत्ता थे, वहां पर आप ऑलरेडी ये कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद जनता आपके साथ नहीं खड़ी हुई, फिर हरियाणा में कैसे आ जाएगी? ओपीएस आपने सबसे पहले राजस्थान में लागू किया, राजस्थान से शुरू हुआ, उसके बाद वादा आपने किया कि आप हिमाचल में अगर आएंगे तो वहां पर आप उसको लागू करेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता ने आपको नकार दिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने लागू किया, लेकिन वहां पर जनता ने आपको नकार दिया। अब यहां पर कैसे आप जीत जाएंगे, ये मैं समझना चाहता हूं। नहीं, जनता ने नकारा नहीं। देखिए, जनता ने नकारा नहीं। अगर आप देखें ओवरऑल जो वोट्स हैं, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिली है। अगर आप ओवरऑल वोट शेयर देखिए तो जनता ने हमें कैसे नकार दिया, आप ये बताइए ना। और अभी राजस्थान में चुनाव हुआ है, एक उपचुनाव हुआ है जहां पे कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है, तो किसको नकारा गया है? नई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसको नकारा गया है। ये तो यही दर्शाता है जो अभी उपचुनाव का जो आज रिजल्ट आया है। एक सीट जीतने से भाई आप सत्ता में वापस बने रहते ना। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इतनी अच्छी आपकी स्कीम थी, आप ओपीएस की बात अभी कर रही थी, मैंने कहा कि ओपीएस तो वहां पर अशोक गहलोत ने बाकायदा लागू कर दिया था, तो फिर सत्ता में क्यों नहीं बने रहे? वोट परसेंट आप कह रहे हैं कि आपका बढ़ गया, लेकिन उसके बावजूद आप सत्ता से बाहर चले गए। वोट परसेंट बढ़ गया, और अगर आप ओवरऑल वोट्स देखें, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा वोट्स मिली है भारतीय जनता पार्टी से, और कम से कम 45 से 50 ऐसी सीटें हैं जहां केवल 500,000 वोटों का ही डिफरेंस रहा है, अगर आप देखें। और हरियाणा से लगती हुई जितनी भी सीटें हैं वहां पे कांग्रेस को तो मैं कह रहा हूं कि वो सीटों में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना। भाई जीत तो जीत है ना, लोकतंत्र में अगर सीट बढ़ गई तो वो जिस आदमी की सत्ता है वो तो जीत गया, फिर आप ये मुद्दे उठाते रहेंगे, उसका फायदा क्या होगा? मैं यही तो समझना चाह रहा हूं। नहीं, आप देखिए, ये आप सही विश्लेषण नहीं कर रहे। क्योंकि क्या हुआ कि बहुत ज्यादा, जैसे इन्होंने अपनी बी टीम जेजेपी को भेज दिया, तो वहां पे हमारी जो वोटों का है वो ध्रुवीकरण हो गया। छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? इन्होंने हथकंडे अपनाए, तरह तरह के हथकंडे अपना, पर फिर भी कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। मध्य प्रदेश में क्या हो गया? वहां तो आपने यही सारे वादे किए थे। जी, मध्य प्रदेश में तो आज वहां की जनता खुद ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्योंकि जिस स्कीम के लिए उन्होंने, लाडली बेटी स्कीम के लिए जिन्होंने वोट दिया था, जिस मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने वोट दिया था, उसी को हटा दिया गया। और आज एक नई प्रथा इन्होंने शुरू कर दी है, लाडली बहना हटा दिया गया। ये कहां से जानकारी मिली मनीषा जी आपको? वहां पे डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। नहीं कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आप अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए मनीषा जी। उसकी अभी ग्रांट, अभी उसकी जो ग्रांट है वो एलोकेट होने वाली है। मुझे लगता है शायद जानकारी नहीं है आपके पास। नहीं, तो एलोकेट शुरू से कर देनी चाहिए थी ना। अरे भैया, तो सत्ता में आने के बाद, नए मुख्यमंत्री पदभार संभालने के बाद सरकार का प्रोसीजर है ना काम करने का, वो समय से पहले मिल जाएगी। निवान जी, आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मीडिया, आप उनके तरफ से आप स्पष्टीकरण क्यों दे रहे हैं? मुझे एक बात, अरे मनीषा जी, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है। मनीषा जी, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। भाई करेक्ट करना तो मेरा काम है ना। मैं कर देता हूँ आयुष भाई, मैं करेक्ट कर रहा हूँ आपको कि आप ये कह रही हैं कि उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मैंने कहा कि आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए, उसको डिसकंटिन्यू नहीं किया गया। और अगर करेक्ट करना आपको लगता है कि मैं किसी दूसरे का पक्ष रख रहा हूं तो माफ करिएगा, फिर मैं प्रवीण जी को अगर करेक्ट करूंगा तो शायद हो सकता है पलट के मुझे कहें कि मैं कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूं। यहां जो गलत बोलेंगे आपको मैं करेक्ट करूंगा। निवान जी, भाई आप मुझे दे दीजिए टाइम, मैं इनको मैं आता हूं प्रवीण जी। अभी निवान जी का समय। निवान जी सुनिए मेरी बात। ठीक है, नहीं, सुनिए मेरी बात सर, मुझे 2 मिनट और दीजिए। बोलिए क्या मैं बोल सकती हूँ? जी सर, आपको कटघरे में बीजेपी को रखना चाहिए। 2014 में इन्होंने जो वादे किए थे, उनमें से कितने वादे इन्होंने पूरे किए? इन्होंने वादा किया था स्मार्ट सिटी का। अब आप पार्लियामेंट्री बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जो भी पैसा आवंटित किया गया, वो वैसा का वैसा पड़ा है। 72,000 करोड़ आवंटित किए गए थे उसके लिए। इन्होंने बात की थी 15 लाख के, हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, क्या आए? पर मुझे समझ नहीं आता मीडिया इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछती। इन्होंने अग्निवीर योजना लागू की, अग्निवीर की तो बात ही नहीं हुई थी चुनाव से पहले। इन्होंने नोटबंदी लागू की, नोटबंदी की तो बात ही नहीं हुई थी। अरे भाई, नोटबंदी पर सवाल भी उठा लिया। नोटबंदी के बाद आप लोग चले गए, चुनाव भी लड़ लिए, जनता ने फिर से इनको जिता दिया।
मैं तो कहता हूं जनता की अदालत तो सबसे बड़ी है ना, वहां तो आप लोग ये मुद्दे को उठा ही रहे हैं, फिर भी आपके साथ नहीं आती जनता। दीवान जी, जनता क्यों? एक सेकंड निवान जी, ठीक है, मैंने आपको समय दे दिया मनीषा जी। अब निवान जी, आप लोग जो मॉडल लेकर के जा रहे हैं या जिन वादों को आप कर रहे हैं, उसको ये कहा जा रहा है कि भाई उसकी तो कलई खुल गई, वो तो फेल हो रहा है, फिर अब हरियाणा की जनता आपके इन वादों पे कैसे भरोसा करेगी? निवान जी, निवान जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, निवान जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रहा है। मैं प्रवीण जी का रुख करता हूं। प्रवीण जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, ऐसा है आयुष भाई, हालांकि आपने केवल करेक्ट किया लाडली बहना योजना के बारे में, तो मनीषा जी नाराज होगी, लेकिन अब मैं जब इनके झूठ से पर्दा हटाऊंगा तो मुझे लगता है और ज्यादा नाराज हो जाएंगी। इन्होंने ये कहा कि देखिए कांग्रेस जो वायदे करती है वो पूरा करती है। हालांकि पहले तो इनके झूठ से पर्दा उठा देता हूं, बोले जी कर्नाटका के अंदर हमने वायदा किया था 10 किलो चावल देने का, हमने वो शुरू कर दिया। मनीषा जी अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार को यह कहा कि जो प्रधानमंत्री अन्न योजना, जो गरीबों को केंद्र सरकार जो अनाज देती है, वो आप कर्नाटक सरकार को दे दो 5 किलो, जो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। कर्नाटक सरकार उसमें 5 किलो अपना ऐड करेगी और वो 10 किलो अनाज पहुंचा देगी। ये कर्नाटक सरकार ने डिमांड की। केंद्र सरकार ने कहा कि हमारी केंद्र की योजना है, हम 5 किलो अनाज गरीब को देते रहेंगे, आपने वायदा किया, स्वयं पूरा कीजिए। लेकिन जब वायदा पूरा करने की बात आई तो आपके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान आ गया कि अगर हम वायदे पूरे करते हैं तो फिर हमसे डेवलपमेंट की उम्मीद मत कीजिए, कोई विधायक डेवलपमेंट का काम लेके मत आना। ये सच्चाई है आपकी। और आपने हिमाचल की, आप कहते जी हमने ओपीएस हिमाचल में लागू कर दी। वायदा आपका ये था कि जो कर्मचारी 2004 के बाद 2004 में अपॉइंट हुए हैं उनको आप ओपीएस देंगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने ये कहा कि हम 2023 के बाद जो कर्मचारी लगेंगे उनको ओपीएस दिया जाएगा। बिजली विभाग के 8,000 कर्मचारी इसी मांग को लेके हड़ताल पे चले गए थे 2 महीने पहले। एक बार मनीषा जी ठीक चेक कर लीजिए कि क्या वाकई हिमाचल सरकार ने अपना वायदा पूरा कर दिया था। दूसरा, वही हिमाचल सरकार जो गरीबी का बार बार ढूंढोरा पीट रहे थे, उन्होंने सत्ता में आते ही सुक्खू जी ने 3.25 रुपए तेल के दाम बढ़ा दिए थे। एक बार जरा इसको भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं इन बातों की, क्योंकि कांग्रेस की सच्चाई सभी जानते हैं आयुष भाई, कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल के वोट लेने का प्रयास करती है। मैं अब ये बताता हूं कि जो बीजेपी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। हालांकि ये सभी कांग्रेस के लोग ना एक झूठ लगातार बोलते हैं कि 15 लाख का वायदा किया था, 15 लाख का वायदा किया था, जबकि जिन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी का वो भाषण सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि इतना काला धन विदेश में है, अगर देश में लाया जाए और सब में बांटा जाए तो एक एक के हिस्से 15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये उन्होंने ये नहीं कहा था मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा, 15 लाख रुपए देंगे। ये ऐसा झूठ लगातार बोला जा रहा है। अब देखिए, हमने वायदा किया था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आप लगातार सत्ता में रहे, देश आजाद होने के बाद से आप लोग सत्ता में रहे, हरियाणा में 1966 के बाद आप लगातार सत्ता में रहे, लेकिन 538 से ज्यादा गांवों को आप 24 घंटे बिजली नहीं दे सके। मनोहर जी 9 साल की सरकार में मनोहर जी ने 6,000 से ज्यादा हरियाणा के गांवों को 24 घंटे बिजली देनी शुरू कर दी। इसको कहते हैं वायदा पूरा करना। हमने कहा था कि हम बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपए देंगे। मनीषा जी चेक कीजिएगा कि आज बुजुर्गों की पेंशन 3,000 रुपए है या नहीं है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। हमारा सबसे बड़ा अंत्योदय है कि जो व्यक्ति पंक्ति के आखिर में खड़ा है उस तक विकास पहुंचे, और ये मनोहर लाल जी ने सिद्ध करके दिखाया, काम करके दिखाया। आज हरियाणा के गरीब व्यक्ति को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उसके लिए बकायदा परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना लेके आए और हरियाणा प्रदेश की 397 योजनाओं सेवाओं को उससे जोड़ा। लगभग 50 लाख लोग उन 357 योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ये तो वो सरकार है मनीषा जी जिसने हरियाणा के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता की। केंद्र की आयुष्मान योजना जिसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य इलाज मुफ्त मिलता है, मनोहर जी ने तो उसको और आगे विस्तार कर दिया चिरायु योजना के नाम से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता सरकार करे। निरोगी हरियाणा, मनीषा जी मुफ्त चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप इस हरियाणा प्रदेश के अंदर। कभी शायद आप लोगों ने सत्ता में रहते कल्पना नहीं की होगी। लेकिन प्रवीण जी, एक सवाल जो मुझे लगता है कॉमन है वो सभी पार्टियों का है, वो है रोजगार को लेकर के, कि भाई प्रदेश का जो युवा है उसके हाथों में रोजगार आप लोगों ने नहीं दिया है, और जो बात आप लोग कह रहे हैं दरअसल उसकी हकीकत वो है नहीं। बाहरी लोगों को आप लोग रोजगार दे रहे हैं और रोजगार आपने दिया नहीं जितना पहले की सरकारों ने दिया। इस पर आपको घेर रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। देखिए, ऐसे है, पहले की सरकारों की तुलना तो आप इसी बात से कर लीजिए कि हुड्डा साहब 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ऑन रिकॉर्ड की चीज है, ये मैं अपनी तरफ से बोल नहीं सकता। मात्र 86,000 पक्की सरकारी नौकरियां हुड्डा साहब ने 10 साल में दी थी। मनोहर जी के इस कार्यकाल को अभी 9 साल ही हुए हैं।
1,20,000 पक्की सरकारी नौकरियां अब तक दे चुके हैं। और आपको पता है ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो नौकरियां पाइपलाइन में है, जब वो भर्ती हो जाएंगी तो ये हुडा साहब से आंकड़ा दुगना हो जाएगा। आयुष भाई, अगर मैं केंद्र की रोजगार संबंधित योजनाएं जिसमें स्टार्टअप इंडिया इस सब को जोड़ दूं और साथ में प्रदेश सरकार की योजनाओं का रोजगार संबंधी योजनाओं को जोड़ दूं, उसमें जितने युवाओं को रोजगार मिला, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर मिला या उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया, आंकड़ा 47 लाख के करीब जाता है। हरियाणा प्रदेश के युवाओं के रोजगार की चिंता, अभी मैं सुन रहा था आईएनएलडी के भाई जब बोलते बोलते पता नहीं अनजाने में या कैसे बोले, उन्होंने कहा देखिए हरियाणा का बच्चा पढ़ा लिखा है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। अब उनकी बात को अगर सच मान लिया जाए आयुष भाई, एक बच्चा लगभग 20-21 साल की आयु में ग्रेजुएट होता है। मनोहर जी को 9 साल से ज्यादा हो गए सत्ता में, मतलब जब वो 11 साल का था बच्चा तब मनोहर जी ने सत्ता संभाली थी, तो स्वाभाविक है मनोहर जी ने जो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की है उसी की वजह से वो बच्चा ग्रेजुएट हुआ होगा, उसी की वजह 13 साल का बच्चा उसी वजह से पोस्ट ग्रेजुएट हुआ होगा। लेकिन अब इनके अनजाने में इनके मुंह से निकल गई तो अब ये इसको करेक्ट करेंगे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि शिक्षा व्यवस्था को जैसे दुरुस्त किया गया, स्वाभाविक है हरियाणा का बच्चा टैलेंटेड भी है, लेकिन क्या कभी आपने हरियाणा के बच्चे की स्किल की चिंता की थी? कभी आपने इस बात की चिंता की? क्योंकि सरकारी नौकरी की तो लिमिटेशन है, 4 लाख के लगभग सरकारी कर्मचारी हैं। अब आपके कौशल रोजगार को तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आपने तो परचून की दुकान खोल रखी है, उसको तो आते ही वो बंद करेंगे, उसके नाम पर तो आप युवाओं को सिर्फ धोखा देने का काम कर रहे हैं। अब देखिए ये भी एक हुड्डा साहब की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मनोहर लाल जी ने क्या किया, तकनीक का उपयोग करके ह्यूमन इंटरफेरेंस को बीच में से खत्म करके एक पारदर्शी शासन व्यवस्था बना दी। अब यही बात कांग्रेसियों को परेशान करती है, क्योंकि कांग्रेस के स्वभाव में तो भ्रष्टाचार है। अब उनको लगा कि उनके समय में नौकरियों की बंदर बांट होती थी, सत्ता के चहेतों को नौकरियां मिलती थी। मनोहर जी ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि योग्य बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा अपनी योग्यता से नौकरी प्राप्त करेगा, और उसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, तकनीक का उपयोग किया। ये कांग्रेसियों के लिए समस्या बन गई, क्योंकि उनका स्वभाव में भ्रष्टाचार था और दलाल तरह तरह के घूमते थे। निवान जी शायद मेरे साथ कनेक्ट हो गए। प्रवीण जी, मैं एक बार निवान जी का रुख कर लेता हूं। उद्योग चलता था आयुष भाई, तबादले के नाम पे इंडस्ट्री चलती थी हरियाणा प्रदेश में। मनोहर जी ने क्या किया, ई ट्रांसफर, तकनीक का उपयोग किया, कंप्यूटर ट्रांसफर करता है, भ्रष्टाचार खत्म। और यही हुड्डा साहब की परेशानी। चलिए इसका जवाब मनीषा दी देंगे, लेकिन मैं भी निवान जी का रुख कर लेता हूं। निवान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी बिल्कुल। निवान जी, जो वायदे आप कर रहे हैं, जनता इसके साथ कैसे आपके साथ कनेक्ट होगी? और यह भी कहा जा रहा है कि आप लोग जिन मॉडल्स की बात करते थे उसकी तो हवा निकल गई। नहीं सर, ये तो कहीं नहीं कहा जा रहा, पहली बार सुना मैंने यहाँ। दूसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे बिल्कुल अनइंटरप्टेड टाइम दिया जाए बोलने के लिए, काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए, पॉपुलर स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, या ये लोग 3 Ps भी कह देते हैं, ये आपको याद होगा कि ये कहाँ से इंडिया में बहुत ज्यादा शोर मचना शुरू हुआ था जब मोदी जी ने कहा था फ्री की रेवड़ी। उससे पहले अरविंद जी जो हैं वो फ्री बिजली उन्होंने अनाउंस किया। जब फ्री बिजली उन्होंने अनाउंस किया तो बहुत जो एक पॉलिटिकल सर्कल था उसमें बहुत शोर मचा था कि ये फ्री दे रहे हैं, ये डुबा देंगे, ये बेड़ा गर्क कर देंगे, ये पैसा लुटा रहे हैं। बट नोइंग अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स, खुद वॉलंटरी उन्होंने वहां से रिटायरमेंट ली। इज अ एजुकेटेड IIT खड़गपुर गाय, उनको पता है कि कैसे किस तरह से फंड्स को मैनेज करना है, किस तरह से फंड्स को एलोकेट करना है, और वो उन्होंने 9 साल के अंदर दिल्ली के अंदर करके दिखाया। 9 साल के अंदर दिल्ली में हमारी बिजली फ्री है, 9 साल के अंदर पानी फ्री है, बस सर्विसेज फ्री है, मेडिकल सर्विसेज फ्री है, मेडिकल सर्विसेज की डेवलपमेंट हुई है। और लाइक माइंडेड लोग, जो लोग सरकार को चलाना जानते हैं, जो लोग सरकार का काम जानते हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, उन लोगों को अरविंद जी ने अपने साथ जोड़ा और एक ऐसी टीम तैयार की जिसको आता है फ्री में लोगों के लिए सर्विसेज डिलीवर करना। और उसके एंड पे जो हमारा गवर्नमेंट है वो फ्री में सर्विसेज देने के बावजूद भी जो लोग टैक्स दे रहे हैं उससे प्रॉफिट कर रही है। हम देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो सब कुछ फ्री देने के बाद, ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक सर्विसेज हम होम डिलीवरी करने के बाद, बिजली मुफ्त देने के बाद, पानी मुफ्त देने के बाद हम प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। यही हमने रेप्लिकेट किया पंजाब में हमने फ्री बिजली दी और फर्स्ट टाइम एवर इन पंजाब 564 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया फ्री बिजली देने के बाद। उसका रीजन यह है कि ऐसे लोगों को सरकार में लाया गया जिनको सरकार चलाना आता है। दूसरे साइड पे ऐसी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होना और एक बहुत हवा बना के सरकार में आ जाना और सरकार चलाना, इन दोनों में फर्क होता है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, हो सकता है ये अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहे, लेकिन सरकार चलाने में ये बिल्कुल विफल है। मैं
आपको विद कॉन्क्रीट एविडेंस ये बता सकता हूं। सीएजी बताती है कि 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इरेगुलरिटीज हरियाणा गवर्नमेंट में है। ये सीएजी की रिपोर्ट है कि 11 किस तरह से जो है वो ऐसा फंड्स है जो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट फेल हुई है रिकवर करने में। ऐसे फंड्स हैं जिसमें जिसमें जो जिस परसेंटेज पे लोन लिया गया है उसको आगे इन्वेस्ट उससे कम परसेंटेज पे किया गया है। सरकार इंटरेस्ट ज्यादा भर रही है लेकिन इनकम कम हो रही है। उसके बाद 11,200 फाइल्स ऐसी हैं जो अनमूव्ड हैं। ये ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स के बीच में रिफ्ट की वजह से जो फाइल्स हैं वो अनमूव्ड हैं। 800 से ज्यादा फाइल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट की अनमूव्ड है, 500 से ज्यादा फाइल हेल्थ डिपार्टमेंट में अनमूव्ड है। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी ताकत की वजह से सत्ता में आ जाती है और उसको सरकार चलाना ना आता हो तो वो पूरी तरह से ऐसे फेल होती है जहां पे लाखों करोड़ रुपए का कर्जा हो जाता है। तो हम एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ऐसे लोगों की मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनी है जिनको सरकार की नॉलेज है। हम दिल्ली में करके आए हैं, हम पंजाब में कर रहे हैं, हम हरियाणा की जनता को यह बता रहे हैं कि सिर्फ वादे करना ये इनफ नहीं है। वादे करके सरकार में आके आपको दर दर के धक्के खाने के लिए छोड़ते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वादे करके सरकार में आके हम अपने वादों को पूरा करते हैं। सरकार के ऊपर कर्ज नहीं है या आपने सारा कर्ज उतार दिया और एकदम प्रॉफिट में चलने लगे आप? बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। पंजाब सरकार का 50,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हम कम कर चुके हैं। आयुष भाई 50,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा। अगर आप 1 मिनट दो तो मैं दे देता हूं सर, मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो आप मेरे से जवाब लीजिए। 56,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट लाने वाली इस पंजाब सरकार देश की इस समय बेस्ट सरकार है जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। हमारे अगर आप वो सारी पार्टियां कहती हैं जहां जहां जिसकी सत्ता है सब बेस्ट हैं। प्रवीण जी, मैं आपसे कोई नहीं कहेगा ना, आप जो डाटा रखेंगे वो उस पर भरोसा उनको नहीं, वो रखेंगे उस पर आपको भरोसा नहीं। सब कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहती है हम मुझे लगता है कि आपने जो वायदे किए हैं ये हम जनता पर छोड़ते हैं ना। जनता तय करेगी कि पंजाब में बेहतर किया तो हरियाणा में भी आपको ले आएगी। ठीक है, हम दिल्ली में जीत रहे हैं, पंजाब में जीत गए, जनता एक सेकंड मैं जवाब लेता हूँ। एक सेकंड देखिए आयुष भाई देखिए, अब मैं उम्मीद करूंगा आराम से जैसे हमने सुना वैसे भाई सुने। ये कहते हैं कि लोग कहते थे कि जी ये मुफ्त में बांट रहे हैं, ये बर्बाद कर देंगे, और इन्होंने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया। अब इनका कमाल सुनिए। दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली सरकार को आदेश देती है कि अपने हॉस्पिटल कर्मियों का 8 महीने से रुका वेतन तुरंत दीजिए। पंजाब के अंदर पंजाब सरकार पिछले 7 महीने से अपने कर्मचारियों का वेतन नहीं दे पा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से एब्सोल्युटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन। आई एम सॉरी अरे रुकिए भाई, बीच में सर रॉन्ग है ये इंफॉर्मेशन, रॉन्ग है। अरे बीच में मत बोलिए दोस्त, मुझे पता था गलत इंफॉर्मेशन है। बोलते हो। अरे भाई अपनी भाई मेरी 7 महीने से किसको तनख्वाह नहीं मिल रही है सर? आप बताइए। मत बोलिए भाई, अब आप तब से आप भाषण दे रहे प्लीज डिपार्टमेंट आप बताइए, मैं रिक्वेस्ट कर ठीक रहा है हूं। निवान जी, एक सेकंड। प्रवीण जी डिपार्टमेंट का नाम बताते चलिए कि कहां पेंशन नहीं मिली 8 महीने से। 1 सेकंड। हाँ अरे पेंशन नहीं, मैं तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं पंजाब के अंदर, पूछिए जाके कौन से डिपार्टमेंट की सर? और दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस वक्त आदेश किया था दिल्ली सरकार को, साहब वो आदेश तो पब्लिक डोमेन में था। और दूसरी बात, आपने तो इतना बड़ा कमाल किया कि आपने पैसा बनाने के लिए एक्साइज घोटाला, शराब घोटाला किया, अंदर है सब। आपने स्कूल के कमरे बनाने के अंदर 22-22 लाख रुपए कमरे पे खर्च कर दिया। जांच चल रही है ना आपने उस कमाल की। आपने जो मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा पीटा था, जिसको कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में आके, जो आपके सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने ये बयान दे दिया था कि ये हाई पे बहुत बड़ा जो मोहल्ला क्लिनिक है। और अब तो ताजा घोटाला है भाई आपका। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आपने जो टेस्ट किए हैं, मात्र 30 सेकंड के अंदर एक आदमी का इलाज, ये आपने रिकॉर्ड में दिखा रखा है। हर आदमी के सामने सेम फोन नंबर, ये आपने रिकॉर्ड दिखा रखा है। भैया आप तो घोटालों के सरताज निकले, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपने बहुत बड़ा जवाब देना चाहता हूं सर। सभी झूठे आपने नहीं, एक और सुनिए। दूसरी चीज, आपने बिजली का जो है, बिजली फ्री दे रहे हैं, बिजली मुफ्त दे रहे हैं, तो 3 बार आपने उस स्कीम को अमेंड क्यों किया? किसने कहा था आपको अमेंड करने के लिए? क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई थी कि जो आपकी बिजली कंपनी है वो लॉस में जा रही है। और जिस तरह से आपने सब्सिडी, केवल आप सब्सिडी जो उपभोक्ता है उसके खाते में डायरेक्ट डाल दीजिए। क्यों नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल ये काम? क्योंकि उसको आपका बिजली घोटाला पकड़ा जाएगा, इसलिए आप उसमें ये ड्रामा कर रहे हैं। तो जो काल आपने पंजाब के लोगों के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ किया, ठीक है, उसी का नतीजा वो हरियाणा, ठीक है, वो हरियाणा की जनता पे छोड़ते हैं। ठीक है अमनदीप जी, अभी 1 सेकंड। अमनदीप जी, मैं 1 सेकंड निवान जी, अभी अमनदीप जी, रोजगार की बात आपने उठाई थी, उसका जवाब प्रवीण जी ने दिया। 1 सेकंड में एक रिएक्शन चाह रहा हूं। अमनदीप जी। नहीं आयुष जी, वो चाहे रिवाइंड कर लीजिए। मेरे बड़े सम्मानित साथी, इन्होंने पूरा सुना नहीं। मैंने बड़े ध्यान से कहा था
कि जो शिक्षा व्यवस्था 2014 से पहले की, और इन्होंने बड़े उसको अपने ऊपर ले लिया। कहा तो आपने यही था लेकिन छोटे बड़े भाई, बड़े लेकिन मैं मैंने मान रहा हूं क्लियर आप कह रहे कहा हो, लेकिन मतलब यही निकलता जो मैं कह रहा हूं। मतलब अभी मैं ठीक है, बताता हूं। हाँ, आज जो बच्चा आयुष जी आप अमनदीप जी उसका मतलब 2014 बताएंगे। के, हाँ, अमनदीप जी। मैं मतलब बता रहा हूं, आप 2014 के बाद के सरकारी स्कूल के आंकड़े उठा लीजिए, हरियाणा प्रदेश के ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है, और मनोहर सरकार तो स्कूल बंद करने जा रही है। जो ये मेरे साथी ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी उन्हें शिक्षा नीति मनोहर लाल ने शुरू कर दी है, वो तो स्कूल बंद करने जा रहे हैं आपके सामने। वो कह रहे हैं कि एक ही मास्टर सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ये सारी बातें तो बहुत बड़े चर्चा का विषय रही हैं। और महाशय जी कह रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति इतनी अच्छी रही है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे बच्चे तो स्कूलों से जा रहे हैं, और बड़ी दुख की बात है कि हरियाणा का युवा इस देश को छोड़ने में नंबर 1 पे। पहले हम कहते थे कि पंजाब जा रहा है ब्रेन ड्रेन, हरियाणा का युवा अब पंजाब से भी ज्यादा जा रहा है। और आयुष जी, बड़े दुख के साथ मुझे आपके चैनल पे बताना पड़ रहा है, और ये आपको भी पता होगा कि युवा इतना हताश है कि उसको चाहे किसी तरह से 2 नंबर में भी जाना पड़े, वो बहुत बुरी तरीके से दयनीय स्थिति में। हम हर रोज सुनते हैं कि कितने युवा जो है रास्ते में जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। ये किस लिए हो रहा है? उस प्रदेश के अंदर जहां जय जवान जय किसान का नारा, जहां पर आज तक खुशहाली रही है, कभी भी लोगों ने वो नहीं देखा। उस प्रदेश के अंदर उन्होंने ये हाल किया, और उसके बाद देखिए दोगला चरित्र तो ये है कि बैठ करके फिर उस बात को कैसे घुमा करके ये कह देना कि हमने बहुत महान काम कर दिया। अरे भाई, आपको गांव में जाने के लिए कम से कम आधे जिले की फोर्स चाहिए होती है एक नेता को। ये अगर आपके अच्छे काम होते तो ये दिन देखना ना पड़ते। चलिए, लोग आपको मनीषा जी, पलकों बिठा लेते। मनीषा जी, ये कौशल रोजगार निगम पर सवाल आपका इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंसी सरकार ला रही है और आपको वो पसंद नहीं है। मनीषा जी, जवाब दीजिए। क्या ट्रांसपेरेंसी है जी कौशल रोजगार योजना में? सबको पता है। और दूसरी बात सुनिए मेरी बात। प्रवीण आत्रे जी ने बड़े बड़े मतलब प्रोपेगेंडा करने में तो बीजेपी के प्रवक्ताओं का कोई मुकाबला ही नहीं। अगर इनकी सरकार ने इतने रोजगार दिए हैं तो आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? इसका कोई लॉजिक है? क्यों? नहीं, एक के बाद एक, लेकिन हरियाणा एक के बाद एक रिपोर्ट में, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। जब आप विधानसभा में दिया गया आंकड़ा है। नो, प्रवीण जी, एक सेकंड, हाँ, जवाब देते हैं। बोलने दीजिए। एक के बाद एक रिपोर्ट में आ रहा है कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। और मेरे से पहले प्रवक्ता ने कहा कि अब हरियाणा का यूथ, जैसे पंजाब का यूथ देश छोड़ के बाहर जा रहा था एम्प्लॉयमेंट के लिए, आज हरियाणा का यूथ भी देश छोड़कर, अपने राज्य छोड़कर बाहर जा रहा है, क्योंकि वो हताश हो चुका है आज। और इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। जितने पेपर लीक इस सरकार में हुए हैं, एक के बाद एक, हरियाणा पेपर लीक में नंबर 1 बन चुका है। पेपर लीक में पहले गुजरात में ये हुआ करता, ये गुजरात मॉडल था जो अब इन्होंने हरियाणा में इंप्लीमेंट कर दिया है। और बात करते हैं ये भ्रष्टाचार की। अभी कुछ दिनों पहले एक सीडी आई थी जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी के जो बेटे हैं वो 500 करोड़ की डील कर रहे थे। तो ये, और सबसे बड़ा जो देश में घोटाला हुआ है, व्यापम घोटाला, इन्हीं की सरकार के दौरान हुआ था। तो मुझे तो लगता नहीं कि इनको भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी को भाषण देने के लायक भी हैं ये लोग। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये किया वो किया। क्या किया है? जब कांग्रेस की सरकार थी, हम एम्स को लेके आए थे, सबसे जो बेहतरीन अस्पताल देश का एम्स, उसकी हमने ब्रांच खुलवाई थी हरियाणा में। इन्होंने कितने सरकारी अस्पताल बनवाए हैं हरियाणा में जब से की सरकार आई है? आयुष्मान कार्ड है, सिर्फ नाम का वो कार्ड है। वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 5 लाख तक का खर्चा मिलेगा, पर जब एक आम आदमी उसको इस्तेमाल करता है तो वो एकदम यूजलेस कार्ड है, किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं अपने क्षेत्र की आपको बात बता दूं, आज से 10 साल पहले हमारे क्षेत्र में जो सिविल अस्पताल था, वहां अल्ट्रासाउंड की मशीन होती थी। आज पूरे जिले में एक अल्ट्रासाउंड की मशीन भी नहीं है सरकारी अस्पताल में, एक भी। 10 साल पहले वो थी, 2014 में वो खराब हो गई। 10 साल लग गए सरकार को वो उस खराब मशीन को ठीक नहीं करवा पाई। ये है स्वास्थ्य क्षेत्र में एक रिएक्शन में निवान जी का लेता हूं। निवान जी,
निमान जी। जी सर, देखिए जो इन्होंने एलिगेशंस लगाए वो 100% झूठे हैं, और जो मैंने डेटा दिया वो सरकारी डेटा है। आप दोनों को मैच कर लीजिए, आपको रियलिटी पता लग जाएगी। इन्होंने बोला पंजाब में 40,000 सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, फ्री होम डिलीवरी है, सरकारी अफसर आपके घर आता है। इन्होंने बोला 22 लाख एक कमरे में लगाए दिल्ली स्कूल में। हम डंके की चोट पे लगाते हैं, हमने डंके की चोट पे करोड़ों रुपए स्कूल पे खर्च किया है। 25% ऑफ द गवर्नमेंट बजट हम स्कूल्स पे खर्च करते हैं, हमें इस पे गर्व है, हम करेंगे। हमने 22 लाख रुपए अगर एक कमरे पे लगाया तो 22 लाख रुपए की फैसिलिटी है, गरीब रिक्शे वाले का बच्चा ले रहा है। आप देखिए IIT और नीट जैसी एक वो एग्जाम्स क्लियर कर रहा है। इन्होंने बोला मोहल्ला क्लिनिक में हजारों लोग अपने टेस्ट फ्री में कराते हैं। हमें गर्व है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक में खर्च किया, जो WHO अल्टीमेट गोल निवान जी ये है कि जनता की बेहतरी हो और भलाई हो। और आप लोग अब जो वायदे कर रहे हैं, मैं जनता पर छोड़ता हूं कि जनता इस पर किस तरीके से रिएक्ट करती है और वो कनेक्ट कैसे करती है। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि जनता के बीच में भी अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां जा रही हैं, अपनी अपनी बातों को रख रही हैं, अपने अपने चुनावी वायदे कर रही हैं। अब ये जनता को तय करना है कि आखिर वो इन पार्टियों में से किसके चुनावी वायदों पर भरोसा करती है और किस पर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।